नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मैथ के साथ साथ रीजनिंग के भी प्रश्नों को कवर करेंगे। और दोस्तों इसमें जो हमने क्वेश्चन मैथ के लिया हुआ है ये प्रारंभिक अंक गणित के हैं, जिसमें से आपके 5 नंबर के आने हैं और 5 नंबर की रीजनिंग भी आनी है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिख रहा होगा। एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 79 से छोटी है, संख्या ज्ञात करें। तो कोई इस टाइप के सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं कि संख्या जो है एक कंडीशन देगा इतने से बड़ी है और दूसरी कंडीशन देगा इतने से छोटी है और संख्या पूछेगा। तो आपको करना क्या है, यहां पर जो पहले बड़ी कंडीशन दे रहा था फिर छोटी के दे रहा था, दोनों ही संख्याओं को आप क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है ना, ये कंपेयर कर रहा है ना कि 55 से बड़ी है 79 से छोटी है। आप दोनों क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो 55 79 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 9 5 14 होता है और 7 5 होता है 12, 12 और 1 होता है 13। इतना आप कर लेंगे ना, फिर आपको 2 से भाग कर देना है, आपका आंसर निकल आएगा। 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस लैंग्वेज में जब भी सवाल आए कि बड़ी है छोटी है, तो आपको उन दोनों को जोड़ देना है जो कंपेयर किया जा रहा था, बड़ा छोटा, और फिर 2 से भाग कर देंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहां पर देखिए पूछा गया निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग समझते हैं ना, जैसे हमने कहा 16 हमारी पूर्ण वर्ग है, 4 के स्क्वायर होता है 25 होता है, ठीक है ना। और इस तरीके 36 भी होता है, 49 भी होता है, ठीक है ना, 81 भी होता है। ये सारे के सारे नंबर हमारे कैसे होते हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। ठीक है ना दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, पूर्ण वर्ग संख्याओं की एक पहचान होती है। देखिए यहां पर जैसे आपको 1 दिख रहा है, 81 में, 49 में 9 दिख रहा है, 36 में 6 दिख रहा है, यहां पर 5 6। तो याद रखिएगा जो भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ठीक है ना, होगी नहीं होगी, चलो नहीं होगी पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए जिसके अगर इकाई का अंक यानी लास्ट डिजिट में अगर 2 दिख जाता है, आपको 3 दिख जाता है, या 7 दिख जाता है, या 8, ठीक है ना, ये कभी भी जीवन में कभी भी याद रखिएगा ये कभी पूर्ण वर्ग संख्याएं हो ही नहीं सकती हैं। अगर जिसके अगर आखिरी में अंक आपको 2 3 7 8 दिख जाए, वो कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। अब देखो जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, यहां पर आपको 6 देखने को मिल रहा है, यहां पर 5, यहां पर 9, इसी तरीके से आपको नंबर मिलेंगे। लेकिन लास्ट डिजिट आखिरी का अंक, इकाई का अंक आपको 2 3 7 8 देखने को नहीं मिलेगा। तो सीधे से याद रखिए, अगर किसी संख्या के अगर आखिरी अंक 2 3 7 8 अगर आपको दिख जाता है, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है ना, लास्ट में 2 है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब प्रश्न में नहीं वाला पूछा गया, ऑप्शन नंबर डी को टिक कर देंगे। सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। इसके अलावा जो और नंबर बचते हैं आपके, 0 बचता है, 1 बचता है, 5 6 9, ये हमारे पूर्ण वर्ग संख्याएं हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती है। ऐसा आप बिल्कुल दिमाग में मत रखिएगा कि इसके अलावा जो संख्याएं बचेंगी वो पूर्ण वर्ग ही होती हैं। अब देखो यहाँ पर मान लो 25 में 25 होता है, अब हम कह देंगे 55, यहाँ भी तो लास्ट 5 आया, तो ये तो पूर्ण वर्ग है नहीं। तो ऐसा नहीं है, हमें देखो इतना याद रखना है कि 2 3 7 8 अगर दिखता है वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसके अलावा जो भी अंक बचते हैं वो पूर्ण वर्ग हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, दोनों कंडीशन है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां पर देखिए सिंप्लीफिकेशन का आ गया है सवाल, इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल होता है, बॉडमास के रूल से लगाए जाते हैं सवाल। यहां पर लिखा हुआ है 42 - 2 भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बॉडमास के रूल अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के बाद उसमें भी हमारा रूल है, ब्रैकेट के बाद फिर क्या आता है, BOD यानी डिवीजन वाला। अब डिवीजन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 4 का भाग इसमें देंगे 16 में, तो कुत्ता 4 चौको 16 होता है ना। तो 4 चौको 16 यानी इसकी जगह हमारा कितना आ जाएगा, इसकी जगह हमारा आ जाएगा 4। अब आगे लिखा है 4 गुणे 3 यानी गुणा हो जाएगा, 4 3 12, ठीक है ना। यहां पर आ जाएगा 12, यानी यहां पे आ जाएगा 12, यहां पर लिख दे रहे हैं 42 - 2, इस तरीके से थोड़ा सा सॉल्व कर दे रहे हैं 25। अब प्लस यहां पे आएगा 12 ताकि बाकी लोगों को भी समझ में आ जाए। और यहाँ पर 12 समझ गए ना, 4 गुणे 3 करेंगे ना 12 आएगा। अब माइनस है ना, 4 चौको 16, इस तरीके से कर देंगे। अब प्लस का 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 42 - 2 ऐसे रहने दो, इनको पहले सॉल्व कर लो। 25 और 12 कितना होता है, तो 25 10 35 और 2 होता है 37। 37 में से 16 को फिर माइनस करेंगे तो आपका आएगा 7 में 6 गए 1, यानी कितना आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा। यानी ये आपका 21 आ जाएगा। यहाँ पर आगे है आपका प्लस, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 2 गुणे 21 का फिर गुणा करना पड़ेगा ना, तो 42 आएगा। ये माइनस का 42 हो गया, प्लस का 42 कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट आपका आएगा 5। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा
5 हो जाएगा 5 नंबर, ठीक है ना। चलिए बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप का भी सवाल शायद हमने कल की वीडियो पे कराया था। यहां पर देखिए जब 0.3535 ये रिपीटेशन हो रहा है, 35 रिपीटेशन हो रहा है, 2 डिजिट रिपीटेशन करता है, तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं 3 5 की पावर बार। जब बार लगा होता है, 2 नंबर में बार लगा हुआ है, 2 नंबर के रिपीटेशन हो रहा है, तो पहले आप नंबर को लिखेंगे 35 जो लिखा है, और यहां पर एक बार में 9 बढ़ता है, 2 नंबर रिपीटेशन हो रहा है, यानी 2 बार ऐसे 9 बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। चलिए 35/99, बस यही हो गया इसका आंसर। अब तो कैसे ये कट रहा है, क्या कटेगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर देखिए लिखा हुआ है 5 संख्याएं जिनका औसत 105 है, उनमें से पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का 2/5 गुना है, तो पहली संख्या कितनी होगी। अब देखो ऐसे सवालों को आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, ऐसे ही 5 संख्या है जिनका औसत 105 है, इनका अगर हम योगफल निकाल ले टोटल संख्याओं कितना होगा, तो आप कहेंगे 5 गुणे 105 कर दीजिए। योग का मतलब ही होता है औसत गुणे कुल संख्याओं की संख्या। तो यहां पर कुल कितनी संख्याएं 5 है, औसत में गुणा कर देंगे, योग निकल आएगा, यानी टोटल पांचों संख्याओं का योग कितना आएगा 25, और यहां पर 525, ये आ गया टोटल योग। यानी जितनी भी 5 संख्याएं हमारी होंगी सबको जोड़ेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 525। अब यहां पर इन्होंने बोला है कि पहली संख्या में बताना है। एक चीज और यहां पर लिखा हुआ है कि पहली जो संख्या है अन्य 4 संख्याओं के योग का 2/5 गुना है, यानी जो पहली संख्या है, यहाँ पर जो 4 संख्या है मान लेते हैं, जो चारों संख्या है मिलाने के बाद सेकंड मान लो, थर्ड मान लो, और इस तरीके जो भी संख्या है, मतलब 5 है ना, एक यहाँ पे हो गई, बाकी कितनी बची, यानी शेष संख्या 4 बचेंगी, ठीक है ना। शेष संख्या 4 बचेंगी। तो बोला है कि पहली जो संख्या है 4 संख्याओं के योग का 2/5 गुना है, यानी जो पहली संख्या है इसका 2/5 गुना है। तो हम अगर इसका उल्टा कर दें, पहली संख्या का अगर हम 5/2 गुना कर दें, तो चौथी संख्याओं का योग तो निकल ही आएगा। ये चीज तो आप समझते हो, रिवर्स हो जाता है ना उल्टा। जैसे हमने कहा 10 का दुगुना होता है 20, 10 का दुगुना क्या होता है 20। अब दुगुना यानी दुगुना का आधा उल्टा करेंगे 1/2, 1/2 यानी 20 का आधा भी तो 10 होता है ना, वही चीज है। तो देखो यहां पर बोला है ना, पहली संख्या जो है 4 संख्याओं का योग का 2/5 है, तो अब हम ऐसा कह सकते हैं कि पहली संख्या का अगर हम 5/2 गुना कर दें, तो चौथी संख्या जो है उनका योगफल निकल आएगा, चारों संख्याओं को जो बाकी शेष बची हुई है। तो पहली संख्या अगर हम ऑप्शन लेंगे तो ऑप्शन में देखिए 2 से कटना चाहिए, ये ऑप्शन 2 से कटेगा नहीं, ये भी ऑप्शन 2 से नहीं कटेगा, इन दोनों में आपके ऑप्शन कटेगा। चलो इसी को चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी को। 2 का भाग पहले हम देंगे 150 में 75 आएगा, 75 गुणे कितना कर देंगे 5, क्योंकि यहाँ पे 5 है ना, तो 5 से गुणा कर देंगे, यानी चारों संख्याओं का योगफल निकल आएगा 25, और 5 7 35, और 2 कितना होता है 37, 375 आ गया। ये चारों संख्याओं का योगफल आया है। अब पहली संख्या तो आपने 150 माना ही है, तो 375 और 150 जोड़िए, क्या 525 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आप जोड़ के चेक कर सकते हैं। तो यहां पर आपका आ जाएगा 525। इस तरीके से आप बाई ऑप्शन से तेजी से चेक कर सकते हैं, बाकी इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए अभाज्य संख्या आप जानते ही होंगे, अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर की परिभाषा होती है कि ऐसी संख्या जो स्वयं से कटती है, एक से कटती है, एक और स्वयं, ठीक है ना, एक से तो कटेगी ही, सभी नंबर एक से कटते हैं, और स्वयं से कटनी चाहिए। या इसकी दूसरी परिभाषा होती है ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड पॉसिबल हो, 2 ही फैक्टर संभव हो, तो वो भी हमारा क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। जैसे 2 के 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 गुणे 1, 3 के होते हैं 3 गुणे 1, ये होते हैं अभाज्य संख्या की परिभाषा। तो यहां पर देखिए ये 281 है, 409 है, 541, ये किसी भी नंबर से नहीं कटेंगे, एक से तो कटेगा ही। और ये जो 541 लिखा हुआ है ना, ये 541 से ही कटेगा, 281 से कटेगा, 409 से कटेगा, लेकिन 437 जो लिखा हुआ है ये आपका 19 से कट जा रहा है। चाहो तो देख सकते हो चेक करके, 19 दूनी कितना होता है 38 होता है, 13 में 8 घटाएंगे 5, 19 त्रिका 57, ये संख्या 19 से कट जाती है, इसीलिए ये हमारी संख्या अभाज्य नहीं होगी। बाकी सारी संख्याएं हमारी एबीसी क्या है, अभाज्य हैं। प्रश्न में पूछा गया था नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका आंसर चला जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 2143 को 38 से विभाजित करने पर भागफल क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, आपको देखिए भागफल से मतलब है यहाँ पर 38 से ऐसे भाग कर दीजिएगा 2143 में, ठीक है ना। तो पहले कितनी बार जाएगा, 3 5 15, 3 18, ज्यादा हो रहा है, 6 बार, 6 6 48, 6 3 21, 6 बार, 5 बार जाएगा, 5 8 कितना होता है 40, 5 3 15, 15 4 होता है 19, यहाँ पर 4 आएगा, और 11 में 9 घटाएंगे तो 2 आएगा, फिर इसके बाद 3 उतार लेंगे। अब ये बार जाएगा 3 7 21, 7 बार में ज्यादा हो रहा है, 7 8 56, 6 बार कर दीजिए, 6 8 48 होता है,
और यहाँ पर क्षेत्रीय का 18, 18 4 कितना होता है 22, 13 में 8 घटाएंगे तो आपका आएगा 5, और यहाँ पर आएगा 3 में 2 गया 1। ये आपका शेषफल आया है, ये आपका शेषफल आया है और ये आपका भागफल आया है। प्रश्न में क्या पूछा गया, भागफल पूछा गया है ना, तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा। बस हो गया, सिंपल सवाल था, आपको भाग देना था, बस आपका आंसर निकल आएगा। अब देखिए यहां पर जो सवाल हमारा पूछा गया है, पूछा गया यदि भिन्न 1/2, 2/3, 5/9, 6/13 और 7/9 को उनके बढ़ते मान के क्रम में लगाया जाए तो चौथी भिन्न कौन सी होगी। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, ये जो फ्रैक्शन में सवाल लिखे होते हैं इसके कई तरीके होते हैं। एक तो भाग देने वाला होता है, दशमलव में निकाला जाता है, ठीक है ना। इसको हमें बढ़ते क्रम में यानी आरोही क्रम में लिखना है और बताना है कि चौथे नंबर पे कौन सी आएगी। तो देखिए कई बार क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े फ्रैक्शन लिखे आ जाते हैं, तो उनके जो डिनोमिनेटर होते हैं, हर की संख्या होती है काफी बड़ी होती है, तो एलसीएम लेकर पॉसिबल करना मतलब काफी कठिन हो जाता है। इसका सबसे बेस्ट मेथड होता है जो हम आपको बता रहे हैं, आप उसको उसी से लगाइएगा, आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। हालांकि हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा या नहीं भी पढ़ा होगा, वो अलग मैटर है, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ है। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर देखो सबसे पहले आप करना क्या है, इनमें से देखिए यहाँ पर जो एक बार हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर 1/2 है, 2/3 है, आपका 5/9 है और 6/13 है और 7/9 ये लिखा हुआ है। आपको करना क्या है, इनके जो अंश और हर में जो अंतर है ना वो देखना है। इसमें अंतर 1 का है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2 3 में अंतर, इसमें भी 1 का है, इसमें अंतर आपका 4 का है, 5 9 में, और यहाँ पर देखेंगे 6 7 13 में तो 7 का अंतर है, और यहाँ पर अंतर 2 का। डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस कॉन्सेप्ट बहुत आसान होता है। आपने अंतर निकाल लिया ना, अभी इन्हीं अंतरों का एलसीएम ले लेंगे, तो अंतर 1 1 4 और 7 2, ठीक है ना। इनका एलसीएम लेंगे तो आपका 28 आएगा। कितना आएगा, 28 आएगा, ऐसे लिख लीजिएगा 28, ठीक है ना। इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब आपको करना क्या है, ये जो अंतर लिए हो ना, इन्हीं का भाग इसमें देना है। तो 1 का भाग 28 में देंगे तो 28 बार जाएगा, और इसको अंश के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो 28 आएगा, कामा लगा देंगे। अब इसी प्रकार 1 का भाग फिर से देंगे 28 में, 28 आएगा भागफल, और इसमें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, अंश में 2 है ना, तो 28 दूनी कितना होता है 56, 28 दूनी कितना होता है 56, इस तरीके से लिख लेंगे। यही प्रोसेस यहाँ पर भी अपनाएंगे, बहुत आसान होता है। यहाँ पर 4 का भाग 28 में देंगे, 4 7 28, और 7 गुणा 5 में कर देंगे, यानी आपका 35 आ जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप आपका आएगा 7। याद रखिएगा अंतर से ही भाग देते हैं, अंश और हर का जो आया हुआ है। 7 चौको 28, यानी 4 गुणे 6 कर देंगे, आपका 24 आएगा। और इसी प्रकार यहाँ पर इसमें अंतर कितने का था, 2 का था, 14 का भाग देंगे, 14 सत्य कितना होता है 98, ठीक है ना। 14 सत्य कितना होता है 98 होता है, तो यहाँ पर लास्ट में 98 आ जाएगा, ठीक है। इतना आपने कर लिया। अब देखो यहाँ पर पूछा गया था चौथी भिन्न कौन से नंबर पे होगी, तो देखिए पहले नंबर पे तो आपका छोटा ये वाला है, बढ़ते क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है ना। पहले नंबर पे आपका 28 आएगा, दूसरे नंबर पे आपका आएगा 24, दूसरे नंबर पे 24 आएगा, तीसरे नंबर पे आपका 35 आएगा, और चौथे नंबर में आपका 56 आएगा, और पांचवें नंबर पे आएगा आपका 98 जो सबसे लास्ट में होगा। प्रश्न में चौथा पूछा गया है चौथी भिन्न कौन सी होगी, तो यहाँ पर 56 आ रहा है, इसका मतलब दूसरे नंबर की है, और दूसरे नंबर की भिन्न हमारी क्या है 2/3, तो इसका आंसर जाएगा 2/3 के साथ। तो सबसे पहले कितना भी बड़ा हो, ठीक है ना, कितना भी बड़ा भिन्न लिखा हो आंसर में, आपको पहले यही करना है, आंसर का अंतर लेके एलसीएम ले लीजिएगा, फिर डिफरेंस से भाग करके जितना आए भागफल अंश से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद जो भी आपके नंबर आएंगे उन्हीं से आप कंपेयर कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर लिखिए, लिखा हुआ यदि x का 10% बराबर y का 25%, तो x अपन y का रेशियो पूछा गया है। बहुत ही सिंपल है, परसेंटेज से आप परसेंटेज पहले काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 25, यानी x अपन y का रेशियो निकालेंगे तो आपका आएगा 5/2, यानी 5:2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर लिखा हुआ है, जब एक संख्या के 60% से 60% घटाया जाता है तो परिणाम 60 प्राप्त होता है, वो कौन सी संख्या होगी। अब आप कहेंगे संख्या हमने x मान लिया, इसी का 60% यानी 60/100, इसी में से 60 घटाएंगे तो परिणाम 60 प्राप्त होता है, इसको इधर भेज देंगे तो ये आपका आ जाएगा x × 60/100 बराबर आपका आ जाएगा 120। अब 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 100 गुणे 2 कर देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी x की 200। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। अब दोस्तों यहां से हमारे शुरू होते हैं रीजनिंग के प्रश्न। हमने बोला था आपके 5 प्रश्न मैथ के आने हैं, प्रारंभिक अंकगणित के 5 ही रीजनिंग के आने हैं, लेकिन हमने इस सेट पे 10-10 क्वेश्चन लिया तो आपकी प्रैक्टिस आपके और बेहतर हो जाए। थोड़ा सा तेजी से कराते हैं ताकि आपकी जो तैयारी है मतलब जल्दी कम टाइम में आप काफी सारे क्वेश्चन की रिवीजन हो जाए आपका। चलिए यहाँ पर देखते हैं, झाड़ू का फर्श से वही संबंध होता है जो चम्मच का है।
सभी को पता है फर्श में झाड़ू लगा के क्या करते हैं, कूड़ा उड़ा उठाते हैं, झाड़ू लगाया जाता है। झाड़ू किस लिए लगाते हैं? कूड़े के लिए, सफाई के लिए तो लगाते हैं ना। उसी प्रकार चम्मच का यूज कहाँ करते हैं? थाली में जो भी खाना होता है उसको खा के पेट के अंदर ले जाते हैं, खत्म कर डालते हैं, सफाई कर देते हैं थाली की, है ना। तो सिंपल है, चम्मच होगा। ऑप्शन ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? थाली होगा, ठीक है ना। चम्मच का रिलेशन किससे होगा? थाली से होगा। मेज कांटा छुरी से कहां से हो जाएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर देखिए पूछा गया, यदि बी टी बराबर आर ओ डी लिखा हुआ है, सी एन बराबर एस आई एम तथा एम यू जी बराबर एल एन, तो पूछा गया एम ई एन किसके बराबर होगा? अब देखिए इतना सब ये दिए हुए हैं, एम ई एन का पूछा है, तो कहीं ना कहीं एक बार देखो, जब भी इस टाइप के सवाल हुआ करें, एक कंडीशन दे दे, दूसरी दे दे और तीसरी दे दे और चौथी पूछे, तो कई बार क्या होता है, जो एम ई एन है ना, इन्हीं से कहीं ना कहीं, इन्हीं के जो इसके इक्वल में लिखा है, इन्हीं अक्षरों से मिलकर बन जाता है। अब देखो यहाँ पर एम का कोड साफ साफ बोला है एल है, तो यहाँ पर भी हम एम का कोड एल लिख लेंगे। ई का देखिए, ई यहाँ पे दूसरे नंबर पे ओ आ रहा है ना, तो यहाँ एल के बाद ओ आएगा। अब आप देख लीजिए एल ओ कहाँ है, बस इसी को टिक कर दीजिए, तीसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका जो होगा ए नंबर सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है ये वाला। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा? 13 नंबर है, याद रखिएगा। चलो इसका बताइए, यदि एम्पलीफायर को कोड भाषा में, ये जो लिखा हुआ है सी ओ आर, आप पढ़ लीजिएगा, लिखा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब पूछा गया क्यू जी ई एल वाई जे को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो देखिए ए के बाद यहाँ पर सी आया हुआ है, यानी ए बी सी, यानी 2 नंबर इसमें से बढ़ाया जा रहा है। एम के बाद अगर ओ आया है, एम एन ओ, यानी 2 नंबर यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। पी के बाद देखिए आर आया हुआ है, यानी क्यू आर, यानी यहाँ पर भी 2 नंबर की यानी एडिंग हो रही है, प्लस हो रहा है। अब हमें और आगे चेक कर लो चाहे तो, एल के बाद एम एन, सभी में दोस्तों 2-2 नंबर बढ़ाया जा रहा है, तो इसमें भी आपको 2-2 नंबर बढ़ा देना है। तो क्यू के बाद आपका क्या आएगा? ऑप्शन आप देख लीजिए, ये ऑप्शन आपके लिखे हुए हैं। तो क्यू के बाद आएगा आर एस, एस आएगा ना, तो ये 2 ऑप्शन तो पहले ही बाहर हो गए, ये तो ये वाला होगा, ये तो ये वाला होगा। और आगे चेक कर लेते हैं और थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से और दिख जाए। चलो अब दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर, और जी के बाद क्या आएगा? जी के बाद एच आई, यानी एस आई आएगा। और ई के बाद क्या आएगा? एफ जी आएगा। एल एम एन, यानी सिग्नल आ रहा है, सिग्नल आएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है सी नंबर के साथ आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देखिए, पूछा गया निम्नलिखित में से उस शब्द को चुनिए जो अन्य चारों के समूह से संबद्ध ना हो। अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अरेबिया। बहुत ही सिंपल है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, ये जो आपके है ना, ये तीनों के तीनों आपके क्या है? कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। अरेबिया आपका महाद्वीप नहीं है, सबसे भिन्न आपका डी नंबर हो जाएगा। सिंपल प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि और अच्छे से आपको दिख जाए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक विद्यालय में कक्षा दोपहर 1 बजे प्रारंभ होती है और 3:52 तक चलती है। यदि इस समय में 4 अवधि यानी पीरियड, ठीक है ना, जैसे क्लास में चलते नहीं, पहला घंटा लगा, दूसरा घंटा लगा, तीसरा, उसी को पीरियड बोलते हैं। एवं प्रत्येक अवधि पहले 4 मिनट का समय कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए छोड़ा जाता है, तो बताइए एक अवधि कितने मिनट का होता है? अब देखिए यहाँ पर पीरियड, जैसे मान लीजिए पहली क्लास चल रही है तो उस समय तो घंटा लगेगा नहीं, जब दूसरी क्लास लगेगी तभी आपका पीरियड बजेगा, फिर तीसरी में। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर हर हर अगर पीरियड पे 4 मिनट का समय लग रहा है, तो टोटल आपके कितने कितने यहाँ पर लिखा हुआ 4 अवधि, तो 4 अवधि में सिर्फ आपके 3 ही बार ऐसा होगा, क्योंकि पहली बार तो बजेगा नहीं, पहली क्लास तो आपकी चली रही होगी, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना, जब दूसरी क्लास होगी तब बचता है पीरियड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, 4 मिनट का एक कमरे से दूसरे कमरे में, यानी पहले तो आप एक कमरे में बैठ पढ़ रहे होंगे, जब इसके बाद दूसरे कमरे में जाएंगे तभी तो आपका एक बार काउंट होगा ना, यानी दूसरे कमरे में, तो एक कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आप ऐसे समझ लीजिए, 4-4 मिनट का समय आपका बर्बाद जो होगा वो 4 पीरियड में ना बर्बाद होकर 3 पीरियड में बर्बाद होगा। तो 4 × 12 यानी 12 मिनट आपके क्या हो गए? 12 मिनट आपके एक्स्ट्रा बर्बाद होंगे, ठीक है ना। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, यहां पर 1 बजे क्लास प्रारंभ होती है, 3:52 पे चलती है, तो आप कहेंगे 2 घंटे 52 की क्लास आपकी चली, 1 बजे से लेकर 3:52 तक आपकी क्लास का टाइम कितना होगा? 2 घंटा 52 मिनट होगा। इसमें से जो आपके 12 मिनट जो फालतू के बर्बाद हो रहे हैं, इनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि क्लास हो सकता है दूर होगा, जाओगे 4 मिनट का समय लग रहा, हो सकता है 4th-5वीं बिल्डिंग में क्लास हो, है ना, लिफ्ट वगैरह नहीं लगी होगी, तो इसमें 12 सेकंड आप कम कर दीजिए, तो आपका आएगा 2 घंटा और यहाँ पर आ जाएगा 40 मिनट, ठीक है ना। 2 घंटा 40 मिनट, यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं 2 घंटा यानी 120 मिनट और 40 यानी कितना आएगा? 160 मिनट। ये आपका आ गया 160 मिनट। अब यहीं पर 4 पीरियड है,
लिखा ना पीरियड, समझते हैं ना, 4 अवधि, तो 4 का मतलब इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे तो एक पीरियड आपका हो जाएगा 40 मिनट का, ठीक है ना, 4 चौको 16, बस सिंपल था। ऐसे लॉजिकल बेस्ड लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रीजनिंग है। और हम आगे बढ़ते हैं, सही क्रम में सजाइए दही, घास, मक्खन, दूध, गाय। इससे आसान सवाल क्या हो सकता है? पहले क्या होगा बताइए? पहले गाय होगी, गैया होगी, इसके बाद घास खाएगी वो, घास खाने के बाद फिर क्या होगा? दूध देगी, दूध से फिर क्या होगा? दूध से फिर क्या होगा? दही बनता है, दही से मक्खन बनता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल सवाल था। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए पूछा गया पी क्यू आर एस टी की अलग अलग लंबाइयां हैं। आर टी से लंबा है परंतु पी से छोटा है, एस क्यू से लंबा है परंतु टी से छोटा है, इनमें से सबसे लंबा कौन सा है? अब देखो पी क्यू आर एस टी की बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बोला है आर जो है टी से क्या है? लंबा है, आर टी से लंबा है परंतु पी से छोटा है, इसका मतलब पी यहाँ पे कहीं रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लाइन पे बोला एस जो है क्यू से क्या है? लंबा है, एस जो है क्यू से लंबा है परंतु टी से छोटा है। अब इसी टी को उठा के यहाँ पे चिपका दो, यानी यहाँ पे एस आ जाएगा, यहाँ पे क्यू आ जाएगा। प्रश्न में बोला गया है सबसे लंबा कौन सा है? सबसे लंबा आपको पी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर इसका जो होगा सी नंबर हो जाएगा। इस तरीके से आप तेजी से लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बेल रिलेशन का प्रश्न आ गया है हमारा, और ये भी आपके रीजनिंग में सिलेबस में है। लिखा हुआ है निखिल जो कि रमन का पुत्र है, ईसा से कहता है आपकी मां रिया मेरे पिता की छोटी बहन है और मेरे पिता सुरेश की दूसरी संतान है, सुरेश का ईसा से क्या संबंध होगा? चलिए लगाने की कोशिश करिए आप लोग भी और हम भी लगाते हैं। देखिए निखिल जो है, थोड़ा छोटा कर देते हैं नहीं तो लिखने में भी दिक्कत होगी, अब छोटा होगा ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा आप समझ लीजिएगा, यहीं पे लिखते हैं, यहाँ पे कहाँ लिखे हैं, चलो यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे देखो निखिल जो है रमन का पुत्र है, निखिल जो है ये मान लेते हैं निखिल है, निखिल है किसका पुत्र है? रमन का पुत्र है। निखिल जो है रमन का पुत्र है, ठीक है। ईसा से कहता है, कौन कहता है? निखिल कहता है। निखिल जो कि रमन का पुत्र, ईसा से कहता है आपकी जो माँ है रिया मेरे पिता की छोटी बहन है, यानी इनकी जो बहन है, मान लो रिया पापा की बहन है ना, ये रिया, ये कौन है? रिया है। रिया यानी ये यानी इसी की माँ, यानी ईसा यहाँ पे होगी, ईसा यहाँ पे होगी। तो कहता है आपकी जो माँ रिया है मेरे पिता की छोटी बहन है, यानी ये भाई बहन है, ये आपस में क्या है? भाई बहन है, भाई बहन है। और मेरे पिता सुरेश की दूसरी संतान है, यानी ये सुरेश की दूसरी संतान है, सुरेश यहाँ कहीं होंगे, सुरेश यहाँ कहीं होंगे। इनकी एक संतान मान लेते हैं, ये रिया रही होंगी पहली और दूसरे नंबर पे रहेंगे रमन, तो वही तो बोले ना कि मेरे पिता सुरेश की दूसरी संतान है। तो प्रश्न में बोला गया है सुरेश का ईसा से क्या संबंध है? अच्छा बताओ, ये क्या है? ये इनकी मम्मी है, मम्मी के पापा क्या होते हैं? नाना होते हैं ना, बस ऑप्शन नंबर डी। ये कोई प्रश्न है? इतना आसान सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बताइए इनमें सबसे भिन्न हमारा कौन सा है? ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, ए नंबर 5 125, 4 32, 3 27, 2 8। सबसे भिन्न आपको बताना है कौन सा होगा। आप कहेंगे 5 का क्यूब होता है 125, ये तो 5 का क्यूब होता है। 3 का क्यूब भी 27 होता है। 2 का क्यूब समझते हैं ना, 2 की पावर 3, इसका मतलब ये होता है क्यूब, यानी ये भी 8 होता है। 3 की पावर 3 27 होता है, 5 की पावर 3 125 होता है, लेकिन 4 की पावर 3 तो 64 होना चाहिए, यहाँ पर 32 लिखा हुआ है। इसका मतलब सबसे भिन्न हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका आंसर चला जाएगा। दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है 20 नंबर, आपको इसका आंसर देना है, पहले आप पढ़ लीजिए। कथन दिए गए हैं, कथन स्वतंत्र कारण हो सकते हैं, कारणों से परिणाम हो सकते हैं, और दोनों कथनों को पढ़िए, तय कीजिए कि कौन सा चुनाव उपयुक्त के भी संबंध दिखाता है। चलो 20 नंबर है, पहले तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। कथन लिखा हुआ पिछले कुछ वर्षों से मध्यम वर्गीय समाज के जीवन स्तर में वृद्धि देखने को मिली है। अब देखो पिछले कुछ वर्षों में मध्यम वर्गीय जो समाज है ना, उनके जीवन स्तर में क्या देखने को मिली? वृद्धि देखने को मिली है। कथन है हाल ही के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था एवं लोगों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। देखो यहां पर जब लोगों की आय अर्थव्यवस्था सुधरेगी तो जीवन स्तर में भी वृद्धि होगी। तो कहने का मतलब इसका जो हुआ है ये इसका किस वजह से हुआ है? तो आप कहेंगे ये इसका क्या है? देखो ये इसका कारण है, ये क्या होगा? कारण होगा, इसी कारण की वजह से इसमें प्रभाव पड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कथन भी हमारा कारण होगा और कथन ए क्या होगा? प्रभाव होगा। कथन भी कारण होगा और कथन ए क्या होगा? प्रभाव होगा। कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है, बस हो गया। तो आपको इसमें लॉजिकल सोचना पड़ता है कि ऐसा क्यों हुआ, आय की वृद्धि क्यों हुई है? अर्थव्यवस्था आय में वृद्धि हुई होगी तभी तो मध्यम वर्गीय का जीवन इससे सुधरा है, ये कारण है और कारण की वजह से प्रभाव पड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? प्रभाव है। तो इस तरीके दोस्तों आपके 20 कंप्लीट क्वेश्चन
ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए